हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं हूं गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री झटके शब्द का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं। यानी आपको बताना है अर्थशास्त्री झटके शब्द का जो प्रयोग करते हैं वह किस अर्थ में करते हैं। तो गाइस, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आमतौर पर ऐसे तत्व जो अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाले। ठीक है, अर्थशास्त्री झटके शब्द का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं, आमतौर पर ऐसे तत्व जो अर्थव्यवस्था में गहरे प्रभाव डाले। अगर आपको इसका एक उदाहरण दें तो ये होगा कोरोना काल, जो कि आप सभी को याद ही होगा। मेजर इम्पैक्ट पड़ा था पूरी दुनिया में, जिसमें इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी शामिल है। इसी को अर्थशास्त्री झटके बोलते हैं या इस शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का शीर्ष बैंक है? आरबीआई, एसबीआई, एसबीपी या पीएनबी। तो गाइस, भारत का जो शीर्ष बैंक है कौन है? तो ये है एसबीआई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसके पास देश में सबसे ज्यादा खाता धारक है। दैट मीन्स, अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो अधिकतर लोग भारतीय स्टेट बैंक में अपना खाता खुलाए हैं, जिससे भारत का शीर्ष बैंक कौन बना? तो ये बना एसबीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार की मांग से सबसे अधिक उतार चढ़ाव होता है? ऑप्शन है उपभोग मांग, निवेश हेतु निजी मांग, समग्र मांग या निवेश वस्तु हेतु फर्मों की मांग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निवेश वस्तु हेतु फर्मों की मांग। किस प्रकार की मांग से अधिक उतार चढ़ाव होता है? तो ये होता है निवेश वस्तु हेतु फर्मों की मांग से। देखो क्या होता है कि जब मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट आता है जो कि लोगों की हेल्प कर सके, या पुराना प्रोडक्ट जो पहले से एग्जिस्ट करती हो, अचानक से उसकी मांग बढ़ जाती है, तो क्या होता है उसका प्राइस ऊपर तुरंत जंप कर जाती है। इसी प्रकार मांग में गिरावट होने पे प्राइस में भी गिरावट देखने को मिलता है। इसका एक उदाहरण दूं तो कह सकते हैं कि कोविड वैक्सीन, जो कंपनी दिवालिया होने वाली थी, वह अब अरबपति बन गया। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण गाड़ियां, फैक्ट्री का मूवमेंट काफी हद तक कम हो गया था, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की मांग में मैसिव गिरावट देखने को मिला। अगला देखते हैं, एपीएस इक्वल टू 0 होने पर एपीसी क्या होगा? यानी आपको बताना है एपीएस इक्वल टू 0 होने पर एपीसी का वैल्यू क्या होगा? इकाई, शून्य, 2 या अनंत। एपीएस इक्वल टू 0 होने पर एपीसी क्या होगा? तो ये होगा इकाई। ठीक है, यानी 1 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणक का मान है, तो गुणक का मान क्या होता है? तो ये होता है 1/एमपीएस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/एमपीएस। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की औसत आय कहलाती है। देखो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना, देश की जो औसत आय कहलाती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, खर्च योग आय, मुद्रास्फीति दर या वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो एक देश की औसत आय कहलाती है, ये कहलाती है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, औसत आय किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होती है। औसत आय की गणना करने के लिए देश की कुल जनसंख्या को देश के कुल राष्ट्रीय आय से भाग दिया जाता है। जो अनुपात प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, जिसे औसत आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है? यानी आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन है जो भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 30 अप्रैल या 16 मार्च से 15 मार्च। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष माना जाता है वह माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि हम रिक्त स्थानों को एक अक्षर से भरे तो हमें मुद्रा परिणाम सिद्धांत की समीकरण प्राप्त होगा। पी वाई इक्वल टू एम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भी। ठीक है, पी वाई इक्वल टू एम भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मुद्रास्फीति से ऋणात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगा? ऑप्शन है उपभोक्ता वर्ग, देनदार वर्ग, पेंशन भोगी या व्यापार वर्ग। तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापारी वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मुद्रास्फीति से ऋणात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगा? तो ये वर्ग होगा व्यापारी वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किन्स का मानना था कि डैश अर्थव्यवस्था उपभोग नियम की आधारशिला है? ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, नियोजित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी। ठीक है, किन्स का मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उपभोग नियम का आधारशिला है। तो क्वेश्चन में 11 है, बैंक क्रेडिट बनाता है, यानी बैंक क्रेडिट बनाता है किसके आधार पर ये बताना है? अचानक से, जमा के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर या अपनी कुल संपत्ति के आधार पर। तो बैंक जो क्रेडिट बनाता है वो बनाता है जमा के आधार पर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे किसका कथन था? यानी मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे ये किसने कहा था? ये कहा था हार्टले बिरदर्स ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्टले बिरदर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या जीडीपी का घटक नहीं है? गाइस, अगर आपको इनका आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, पर ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, रोजगार दर। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिससे और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेब के बाजार नियम के अनुसार अति उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? गाइस, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, तो सेब के बाजार के नियम के अनुसार अति उत्पादन का कारण क्या है? तो ये है बेरोजगारी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेखांकित चेक का अर्थ है, यानी आपको बताना है रेखांकित चेक का अर्थ क्या होता है। तो गाइस, ये होता है नकद सीधे बैंक से नहीं निकाला जा सकता है, और इसमें चेक के बाएं तरफ ऊपर 2 रेखा होती है। ठीक है, यानी कि
बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुद्रा अपस्फीति के समय मुद्रा की क्रय क्षमता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या बदल जाती है? तो मुद्रा अपस्फीति के समय मुद्रा की जो क्रय क्षमता होती है वह बढ़ जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, मांग जनित मुद्रास्फीति पैदा होती है, यानी आपको बताना मांग जनित मुद्रास्फीति पैदा कैसे होती है। ऑप्शन है लागत में वृद्धि से, ब्याज दर में कमी से, सरकारी व्ययों में कमी से या मुद्रास्फीति के अधिक्य से। तो गाइस ये होती है ब्याज दर में कमी से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, ब्याज दर में कमी से। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, बचत व निवेश में समानता वो क्लासिकल सिद्धांत में किसके द्वारा लाया गया है? ऑप्शन है ब्याज दर द्वारा, आय दर द्वारा, उपभोग द्वारा या गुणक द्वारा। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ब्याज दर द्वारा, ठीक है। बचत व निवेश में समानता क्लासिकल सिद्धांत में किसके द्वारा लाया गया है? ये है ब्याज दर द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कौन सा सबसे बड़ा संग्राम है, यानी कौन सा सबसे बड़ा संग्राम है ये बताना है। ऑप्शन है NNP, GNP, DPI या PI। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, GNP, ठीक है। कौन सा सबसे बड़ा संग्राम है? ये है GNP। क्वेश्चन में कैसे समीकरण C = 60 प्लस 0.6y में MPC है, तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0.6, ठीक है, 0.6। समीकरण C = 60 प्लस 0.6y में MPC 0.6 होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाना है। गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, MPC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी आपको बताना है MPC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन है MPC की दर 0 से 1 के बीच होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है गरीबों की MPC धनी की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है MPC आय के साथ बढ़ने पर गिरती है, ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के बारे में कौन सत्य कथन है? तो यह है AD = उपभोग प्लस बचत, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा AD = उपभोग प्लस बचत। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब MPS = 0.2 होगा तब MPC क्या होगा? तो MPC होगा 0.8, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जब MPS 0.2 होगा तो MPC 0.8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन क्या करती है? तो ये करती है रुपए की क्रय क्षमता में कमी करती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रुपए की क्रय क्षमता में कमी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिकल सिद्धांत की मान्यता नहीं है? तो क्लासिकल सिद्धांत की जो मान्यता नहीं है ये है बेरोजगारी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनिमय का समीकरण PT = MB दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है फिशर द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? तो वाणिज्यिक बैंक भारत का सबसे बड़ा कौन है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो भी क्वेश्चन है उसे आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिगत आय में सम्मिलित है, तो व्यक्तिगत आय में क्या सम्मिलित है? हस्तांतरण, भुगतान, अप्रत्यक्ष कर, हर्ष, ठीक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। व्यक्तिगत आय में सम्मिलित है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल वृद्धि इनमें से किसे ज्यादा प्रभावित नहीं करती है? यानी आपको बताना है मूल वृद्धि होने से किसे ज्यादा प्रभावित नहीं होता है? ये नहीं होता है व्यापारी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनेसमैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गलत विकल्प का चयन करें, यानी कि इनमें से जो भी दिया गया है उसमें से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है APC इकाई से ज्यादा हो सकती है, ये बिल्कुल हो सकती है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी है APC इकाई के बराबर हो सकती है, ये भी हो सकती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है APC आय के साथ बढ़ती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, APC आय के साथ नहीं बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी है APC कभी शून्य नहीं हो सकती, ये भी सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से प्रभाव है, तो निम्न में से प्रभाव कौन है? तो ये है मेरा मासिक वेतन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरा मासिक वेतन। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुद्रा गुणक का अन्य नाम है, यानी कि आपको बताना है मुद्रा गुणक का जो अन्य नाम है वह इनमें से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जमा गुणक, ठीक है। मुद्रा गुणक का अन्य नाम क्या है? तो यह है जमा गुणक। क्वेश्चन नंबर 34 है, कानूनी आरक्षित आवश्यकताओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है परिवर्तित कोष अनुपात, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवर्तित कोष अनुपात के नाम से। क्वेश्चन 35 है, कौन सा कथन सत्य है? तो यह है राष्ट्रीय व्यय = राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय व्यय = राष्ट्रीय आय, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मौद्रिक नीति वह नीति है जो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति व क्रेडिट निर्माण को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मौद्रिक नीति वह नीति है जो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति व क्रेडिट निर्माण को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मांग की कमी दर्शाती है, तो मांग की कमी क्या दर्शाती है? अल्प रोजगार संतुलन, ठीक है, अल्प रोजगार संतुलन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, नकद कोष अनुपात में वृद्धि डैश को बढ़ावा देगी, तो यह आएगा सामग्री में गिरावट, ठीक है। नकद कोष अनुपात में वृद्धि सामग्री में गिरावट को बढ़ावा
बढ़ावा देगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, काफी इंपॉर्टेंट है। किन्स के अनुसार नकद रखने की प्रवृत्ति है? ये है 3। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। किन्स के अनुसार नकद रखने की जो प्रवृत्ति है वह है 3। क्वेश्चन नंबर 40 है, आवर्ती जमा यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट किस जमा का एक प्रकार है? तो ये है समय जमा। ठीक है, टाइम्स डिपॉजिट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि एनपीसी इक्वल टू 1 गुणक का मान होगा तो ये होगा अनंत। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक व्यापार चक्र का गत तब होता है जब डैश अपने निम्नतम बिंदु से टकराता है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट से टकराता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समग्र आर्थिक क्रिया। ठीक है, एक व्यापारी चक्र गत तब होता है जब समग्र आर्थिक क्रिया अपने निम्नतम बिंदु से टकराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, पैसों की सट्टा मांग पर निर्भर करती है। तो पैसों की सट्टा जो मांग पर निर्भर करती है ये करती है ब्याज दर पर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्याज दर पर। नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी निजी बैंक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी में होना चाहिए। अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना, जिससे औरों की हेल्प हो सके। तो बी और सी में कौन सा राइट है आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दर में अस्थिरता, अर्थव्यवस्था में मूल स्तर में अस्थिरता, बैंकों की मुद्रा पूर्ति में अस्थिरता, या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, उपभोग फलन का ढाल है। तो उपभोग फलन का ढाल क्या है? यह है 45 डिग्री के ढाल से कम पर शून्य। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 45 डिग्री के ढाल से कम पर शून्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किन्स के अनुसार निवेश का एक कार्य है? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये है ब्याज। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किन्स के अनुसार निवेश का एक कार्य है तो ये है ब्याज। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है एमपीसी प्लस एमपीएस इकाई के बराबर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस बाजार में किन्स प्रभाव संचालित होता है? तो किन्स प्रभाव संचालित होता है? ये होता है मुद्रा बाजार में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा बाजार। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन में 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू आय में सम्मिलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू आय में सम्मिलित है? तो यह है कर्मचारियों का बोनस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्मचारियों का बोनस। क्वेश्चन नंबर 52 है, आपूर्ति M1 माप में कौन से मद शामिल नहीं है? तो गाइस इसका राइट आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है, ए और सी में। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 53 है, अधिकतम मांग के दौरान केंद्रीय बैंक मार्जिन डैश करती है। तो डैश में क्या आएगा? बढ़ा देगी। ठीक है, अधिकतम मांग के दौरान केंद्रीय बैंक मार्जिन बढ़ा देगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक का सही कार्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक का जो सही कार्य है वह है सरकार के लिए बैंकर और अंतिम रिपोर्ट के ऋणदाता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि WTO का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो ये है जेनेवा में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 56 है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है, यह नियम किसका है? तो ये है बाजार का। ठीक है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है, यह नियम बाजार का है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समीकरण MB = PY, M प्रतिनिधित्व करता है, यानी M क्या बताता है? तो ये बताता है मुद्रा पूर्ति को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाना। GDP MP = 1000 रुपीज और सब्सिडी 50 रुपए, तो GDP FC होगा तो ये होगा 1050। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1050। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक विकासशील राष्ट्र होता है। तो एक विकासशील राष्ट्र होता है तो ये होता है GNP का स्थिर मूल्य पर बढ़ना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 60 है, कुल आपूर्ति और डैश हमेशा बराबर होते हैं, ये होते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, कुल आपूर्ति और राष्ट्रीय आय हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 61 है, राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय में क्या शामिल है? ये है साधन लागत। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साधन लागत। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा बैंक बिना किसी लाभ के जनहित में कार्य करता है? यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा बैंक है जो बिना किसी लाभ के जनहित में कार्य करता है? तो ये करता है RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, यानी कि RBI का नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनता को बैंकिंग सुविधा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आप अपना अकाउंट RBI में नहीं खुला सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, सरकारी खर्च में परिवर्तन एक भाग्य है। ये एक भाग किसका है? ये है राजकोषीय नीति का। ठीक है, सरकारी खर्च में परिवर्तन एक भाग्य है राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि C = 100 + 0.75 तो बचत फलन इस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो ये दर्शाया जाएगा S = 100 + 0.25y। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने कब अपना कार्य करना प्रारंभ किया? तो ये किया 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है सदस्यों राष्ट्रों का भुगतान संतुलन सही करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, नोट जारी करने का
विशेषाधिकार किसके पास है? तो ये है केंद्रीय बैंक के पास। समीकरण में एम भी इक्वल टू पी वाई भी प्रतिनिधित्व करता है, तो भी क्या बताता है? ये बताता है चलन में मुद्रा का प्रभाव, ठीक है, चलन में मुद्रा का प्रभाव। तो राइट आंसर ऑप्शन ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, अगर किसी देश में पैसे की आपूर्ति घट जाती है तो घट जाती है तो मूल्य घटेगी, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्य घटेगी। अगर किसी देश में पैसे की आपूर्ति घट जाती है तो मूल्य घटेगी। क्वेश्चन नंबर 71 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऋणात्मक मान हो सकता है, यानी कि नेगेटिव मान किसका हो सकता है? ये हो सकता है एपीएस का, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एपीएस। क्वेश्चन नंबर 72 है, काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्य भूमिका क्या है, यानी आपको बताना है विश्व बैंक जो है उसका मुख्य भूमिका क्या है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो यह है विकास में देशों की सहायता करने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, रोजगार, ब्याज और धन का समान सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जेएम किंग्स, ठीक है, जॉन मेडाइंस किंग्स, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोजगार, ब्याज और धन का समान सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जेएम किंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार और अर्थव्यवस्था में अल्प अति उत्पादन की संभावना नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75 है, वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? नकद उधार, अधिविकर्ष, ऋण वो अग्रिम, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है, इंग्लैंड में एक अमेरिकी कंपनी में काम करने वाले भारत के समान निवासियों को जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया इंग्लैंड का घरेलू उत्पाद से, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड का घरेलू उत्पाद से। क्वेश्चन नंबर 77 है, मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मात्रा को संदर्भित करती है, ये करती है किसी विशेष समांतराल को, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति प्लस औसत बचत प्रवृत्ति इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, यानी कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर सी है, समग्र मांग वक्र प्रारंभ होता है, ये होता है उत्पत्ति बिंदु के ऊपर से, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है एपीसी इक्वल टू उपभोग बाय राष्ट्रीय आय, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, वस्तु सेवा विधि का दूसरा नाम है, तो ये है मूल्य वर्धित विधि, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, वस्तु आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वर्धित विधि, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 है, राष्ट्रीय आय में कौन शामिल है? लॉटरी से जीतना, ये नहीं है, एक डायरी दुकान द्वारा खरीदा गया दूध, ये भी नहीं है, राष्ट्रीय ऋण ब्याज, ये भी नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, आय विधि को इस प्रकार भी जाना जाता है, तो आय विधि को किस प्रकार जाना जाता है? ये है वितरण अंश विधि द्वारा, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, डैश एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत को संदर्भित करता है, ये डैश में आएगा ऑप्शन नंबर सी, पाश्य बचत, ठीक है, पाश्य बचत एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, वित्त मंत्रालय द्वारा किस बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा से अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? ये किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, बहुराष्ट्रीय उद्यम मेजबान देश के शोषण के लिए सामग्री उपकरण है, यह एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कट्टरपंथी दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 89 है, मूल वर्धित का अर्थ है मूल उत्पादन बिना माध्यमिक लागत के, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल वर्धित का अर्थ है मूल बिना माध्यमिक लागत के। क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व बैंक और डैश के साथ विश्व व्यापार संगठन विश्वव्यापी आयोग का तीसरा आर्थिक स्तंभ है, यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ठीक है, विश्व बैंक और IMF के साथ विश्व व्यापार संगठन विश्वव्यापी आयामों का तीसरा आर्थिक स्तंभ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक जो है वो है नोगोंजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में कौन है? नोगोंजी ओकोंजो-इवेला, और इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 93 है, डैश के अनुसार किसी देश में खजाने की जोत मुख्यालय के रूप में सोने के रूप में होती है, उसकी संपत्ति होती है व्यापारिक सिद्धांत, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापारिक सिद्धांत। व्यापारिक सिद्धांत के अनुसार किसी देश में खजाने की जोत मुख्य रूप से सोने के रूप में होती है, उसकी संपत्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, काफी इंपोर्टेंट और जनरल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में 1 रुपए की करेंसी नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार है? नॉर्मली जो नोट जारी करती है वह करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, और 1 रुपए की करेंसी नोट जो जारी करती है ये करती है वित्त मंत्रालय, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 95 है, केंद्रीय बैंक किसके द्वारा ऋण की उपलब्धता बढ़ा सकती है? ये बढ़ा सकती है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्यापार चक्र निम्न बिंदु संदर्भित करता है, तो ये करता है गत, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, दीर्घ में मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है, तो ये हो सकता है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, मुद्रास्फीति को डैश द्वारा मापा जाता है, तो मुद्रास्फीति को मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचांक द्वारा, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि NDPFC इक्वल टू 1500 विदेशी में शुद्ध कारक आय इक्वल टू 500 तो NNPFC होगा,
तो ये होगा 1000। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, रोजगार का केंसियन सिद्धांत किस कारण पर निर्भर करता है? तो ये करता है प्रभावी मांग पर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रोजगार का केंसियन सिद्धांत किस कारण पर निर्भर करता है? तो ये करता है प्रभावी मांग पर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस इकोनॉमिक्स पेपर 4 का जल्द ही वीडियो अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।